हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को धनतेरस की यानी आज के दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है, धन के साथ में तो जुड़ा ही है, लेकिन जो सेहत का धन है उसके साथ भी जुड़ा है। तो आप सभी लोगों का हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा बना रहे। हमारा स्वास्थ्य इसलिए अच्छा ताकि आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सके, और आपका स्वास्थ्य इसलिए अच्छा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकें, तैयारी कर सकें अपने एग्जाम्स की। तो बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम लोगों का कंपनीज एक्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक पार्ट आप लोग अब तक जरूर देख चुके होंगे, तैयार कर चुके होंगे। जिसने नहीं किया है तो वो जरूर उसको देख ले। लिंक जो है फर्स्ट वाले पार्ट का वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं सेकंड नंबर पार्ट के ऊपर। फाउंडेशन वालों के लिए एज वेल एज इंटर वालों के लिए भी क्वेश्चन जो है वो यूजफुल रहने वाले हैं। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम लोग खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों की। विवेक इज इन द ट्रेडिंग बिजनेस वेयर बाय ही सप्लाइज हैंडमेड ग्लव्स एंड सॉक्स टू मैनी चैरिटेबल ट्रस्ट टू सपोर्ट द एल्डरली पीपल। बराबर, बहुत सिंपल हो गया। यानी कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट को जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है, ग्लव्स और सॉक्स जो है वो सप्लाई करता है। Vivek now want to expand his business and want to reap the benefits of company from organization by operating his business as an OPC registered under section 8। देखिए, यहीं से अपने को पता लग गया कि क्या गड़बड़ है। विवेक को एडवाइस करना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को ओपीसी का डेफिनेशन कर दे देना चाहिए। कौन ओपीसी ओपन कर सकता है उसके बारे में पूरा बता दीजिए। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। और जैसा आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बोल दिया था, नॉट लेस देन 120 डेज वाली लाइन अपने को लिखना पड़ेगा। बराबर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओपीसी जो है वो कभी भी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, एज वेल एज कन्वर्ट भी नहीं हो सकती है। बराबर, तो डायरेक्ट हमारा आंसर जाएगा विवेक कैन नॉट फॉर्म एन ओपीसी टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एज अ प्राइवेट कंपनी ओपन करना चाहे करे, लेकिन वो सब नहीं लिखना, जितना पूछा उतना आंसर अपने को देना है। तो ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरडीपी में 21 का हमारा क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स टू एक्सवाईजेड लिमिटेड वर्थ 15 करोड़ की, ठीक है, एंड इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिनका वर्थ है 40 करोड़ का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। ओके, एबीसी लिमिटेड ने अलॉट किए हैं एक्सवाईजेड लिमिटेड को 15 करोड़ के शेयर और साथ में 40 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट, ये इशू करने के बाद जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो टोटली कंपनी का, मतलब एबीसी लिमिटेड का जो है वो हो चुका है अभी 100 करोड़ का, 100 करोड़, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है वो हो चुके हैं 120 करोड़ के। ओके, ये इशू करने के बाद में डिफाइन द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी। यहां से समझ में आया क्वेश्चन अपने को थोड़ा। सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी क्या होती है, और आपसे ये भी पूछा है कि क्या एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड जो है वो एसोसिएट कंपनीज कहलाई जा सकती है क्या। तो बहुत सीधा सा हो गया, एबीसी लिमिटेड ने इतने शेयर एक्सवाईजेड को अलॉट किए। अब देखिए, एसोसिएट कंपनी का रिलेशन देखने में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का या डिबेंचर्स का तो रोल ही नहीं है, तो इनको तो हमने खत्म ही कर दिया। इस 120 करोड़ और इस 40 करोड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको चाहिए शेयर कैपिटल यानी कि वोटिंग राइट्स। बराबर, तो वोटिंग राइट्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी कि 20% एटलीस्ट अगर इनके पास में हो, एक्सवाईजेड के पास में, तो एबीसी इनकी एसोसिएट कंपनी हो सकती है। अब ये इश्यू करने के बाद टोटल 100 करोड़ का कैपिटल है, मतलब 100 करोड़ के वोटिंग राइट्स हो गए, और इनमें से 15 करोड़ के वोटिंग राइट आपने एक्सवाईजेड को दिए, मतलब खाली 15% दिए, जबकि हमको एटलीस्ट 20% का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब यहाँ पे एसोसिएट कंपनी का कोई रिलेशन नहीं बना। तो आंसर ड्राफ्ट करने का तरीका बहुत सिंपली समझा दीजिए, मीनिंग और डेफिनेशन दे दीजिए। आप एसोसिएट कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग दे दीजिए क्या होता है। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल का मतलब पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बराबर, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे, अब यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना है बच्चे लोगों। टोटल शेयर कैपिटल जो है उसकी जगह पे हमको लेना है टोटल वोटिंग राइट्स। बराबर, हमारा क्वेश्चन अभी वोटिंग राइट्स पे होने वाला है, ठीक है। अब इक्विटी शेयर हैविंग वोटिंग राइट है तो लेना देना इक्विटी शेयर से रहेगा। अच्छा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस वाले जो आगे जाकर के इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, तो जब इनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे तो ये भी इंक्लूड होंगे। बराबर, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं।
फिलहाल सिर्फ 15 करोड़ के वोटिंग राइट्स वाले शेयर आपने दिए, जो 20% ऑफ यहाँ पे भी आप वोटिंग राइट्स कर देंगे उससे कम है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो है वो बिल्कुल भी एसोसिएट कंपनी का बनने वाला नहीं है। तो हम ये क्वेश्चन शेयर कैपिटल मान लेंगे कि जितना शेयर कैपिटल उतना ही वोटिंग राइट्स है, जैसा आप लोगों को मैंने बताया भी था, बिल्कुल उसी तरह से अपने को करना है। तो नॉट एन एसोसिएट कंपनी एज वेल एज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर की होल्डिंग का वैसे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से कोई लेना देना नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। बराबर, बहुत क्लियर सेटअप हो गया हमारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। नाउ उसके बाद में बच्चे लोगों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, और हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, 13 क्वेश्चन। एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल 6 लाख का इनका इक्विटी शेयर है, और 2 लाख, अच्छा ओके, 6 लाख का इक्विटी शेयर है, 100 रुपीज का ईच है। 6 में से 2 लाख इक्विटी शेयर जो हैं वो ऑफ द कंपनी आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों समझिएगा, 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है और 120 है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। क्या बात है। अब देखने से पता लग रहा है कि जरूर क्वेश्चन गवर्नमेंट कंपनी का होगा। तो 6 लाख में से अगर 3 लाख का कैपिटल जो है, मोर देन 3 लाख, वो अगर गवर्नमेंट के पास में आ गया तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा, सॉरी गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन बनेगा। तो 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 120 बचो, 320 हो गया यहाँ पे, बराबर 3,20,000 गवर्नमेंट के पास, 3 लाख से ऊपर हो या गवर्नमेंट कंपनी का रिलेशन, एसके इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कंपनी बन गई। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या एसके इंफ्रास्ट्रक्चर एक गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट हो सकती है क्या? जनवरी 21 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल। सेक्शन 25 का डेफिनेशन दे दो, सेंट्रल स्टेट या इनका कोई कॉम्बिनेशन, फिर क्वेश्चन को पूरा समझा दीजिए और क्लियर बता दीजिए कि यस 3,20,000 का कैपिटल है, शेयर है, जो मोर देन 51% ऑफ टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल है, तो इसका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी काउंट हो जाएगी। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो बहुत सिंपल, मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं किसी तरह का आप लोगों को। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे लोगों। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब, क्लब का नाम है बडिंग पायलट फ्लाइंग क्लब एज लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी टू इम्पार्ट क्लासरूम टीचिंग एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग पायलट्स। ठीक है भाई। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस अंडर सेक्शन 8। बहुत बढ़िया, आप चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए, और 10 साल बाद की सिचुएशन क्या लिखा है, देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिसॉल्व। ओके, मतलब 10 साल के लिए इस क्लब को बनाया जाएगा एज अ सेक्शन 8 कंपनी, उसके बाद डिसॉल्व किया जाएगा, और जो भी सरप्लस ऑफ एसेट होंगी ओवर द लाइबिलिटीज, अगर हुई तो, लाइबिलिटी ज्यादा हुई तो बात ही खत्म है ना, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर एज यूजुअल प्रोसीजर अलाउड अंडर द कंपनीज एक्ट। अब आपको इन्होंने बोला कि भाई ये बताओ कि ये जो प्रपोजल इन्होंने रखा है ये कितना सही है, और प्रमोटर्स को एडवाइस करो कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या है। बच्चे लोगों, हम लोग शुरू से बात करते आए हैं कि सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट करने का जगह पे री इन्वेस्ट कर देगी सेम पर्पस के लिए। वाइंडिंग अप के टाइम पे जो भी एसेट बचेगा वो भी आपको चैरिटेबल पर्पस के लिए जनरली सेम ऑब्जेक्ट वाली कंपनी को कंट्रीब्यूट करना रहेगा, न कि मेंबर्स उसको घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर चैरिटेबल कहां हुआ वो, बराबर। तो आंसर कैसे देना है, सेक्शन 8(1) के हिसाब से लाइसेंस लेना पड़ेगा। 3 कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई, चैरिटेबल पर्पस, आप जो भी इनकम होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे मेंबर्स के अंदर, और उसी ऑब्जेक्ट के अंदर वापस से वो पैसा लगा देंगे, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी। अब इंस्टेंट केस के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल 10 साल के लिए खोल के ये सब करना चाह रहे हैं, तो सीधा सीधा सा देयर इज रेस्ट्रिक्शन एज पॉइंट आउट बी above regarding application to his profits or other income only to promoting object। जो भी पैसा है वो उसी ऑब्जेक्ट में प्रमोट होगा, उसी मतलब ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए खर्च होगा, बराबर। उसके अलावा जो भी सरप्लस बचेगा वो आप मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इन द एप्लीकेशन ऑफ सरप्लस एसेट टू सच अ कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। बिल्कुल भी ये मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए ही लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये जो प्रपोजल है ये सही नहीं माना जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोग को समझ में भी आ गया कि करना क्या है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आरटीपी नवंबर 21 यानी लेटेस्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, डायरेक्ट बोल दिया। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल बच्चे लोगों को दे रखा है हमको 10 करोड़ का, ठीक है, 10 करोड़ का शेयर कैपिटल है इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर ऑफ 100 ईच। नरेंद्र मोटर्स इज होल्डिंग
5,05,000 शेयर्स इन शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। ओके, गवर्नमेंट कंपनी जो है उसने एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, 10 लाख शेयर्स हैं, उसमें से 5,05,000 शेयर्स, यानी कि बहुत सीधा सीधा सा हमारे पास हो गया, आप 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो आप एडवाइस करो क्या है गवर्नमेंट कंपनी होगी। बच्चे लोगों को हम जानते हैं कि एक हमारा प्रोविजन है गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए, या तो गवर्नमेंट की होल्डिंग हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन की, या गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी गवर्नमेंट कंपनी काउंट होगा। तो नरेंद्र मोटर्स डायरेक्ट बोल दिया गवर्नमेंट कंपनी है। अब हमको ये देखना है कि क्या होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन रहा है क्या, अगर बन रहा है तो बट ऑब्वियस है शाह ऑटो भी एक गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो प्रोविजन सबसे पहले सेक्शन 245 के हिसाब से पूरा लिख दीजिए। ये लाइन भी लिख दीजिए कि गवर्नमेंट का सब्सिडरी कंपनी जो होता है वो एक गवर्नमेंट कंपनी होता है, ये भी अपने को जरूर यहां पे लिख देना चाहिए। बराबर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर बच्चे लोगों को सब्सिडरी कंपनी हमने समझा दिया कि सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन कैसे बनता है, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पे अगर कंट्रोल आ जाए। अब क्वेश्चन में अगर टोटल वोटिंग पावर नहीं दे रखा है तो आपको मैंने तरीका बताया था, जितना कैपिटल है उसी को टोटल वोटिंग पावर मान लीजिए, ठीक है, क्लियर बोल दिया। शाह ऑटो लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ नरेंद्र मोटर बिकॉज, देखिएगा यहां से, नरेंद्र मोटर्स होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन शाह ऑटो। मैंने आपको बोल ही दिया 10 लाख में से 5,05,000 शेयर्स हैं, 5,05,100 जो भी है, 50% से ज्यादा है, बराबर। तो बट ऑब्वियस है कि शाह ऑटो नरेंद्र मोटर की सब्सिडरी हो गई, और नरेंद्र मोटर एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्वेश्चन में हमको दे दिया, तो सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए गवर्नमेंट कंपनी। तो शाह ऑटो जो है वो भी एक कंसिडर हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई टेंशन नहीं किसी तरह का, बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए, आइए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, इट वाज अलाउड टू बोरो मनी बियॉन्ड 1 करोड़ ओनली आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। एक कंपनी का आर्टिकल कहता है कि 1 करोड़ से ज्यादा बोरो करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। कंपनी ने 2 करोड़ का लोन लिया एसबीआई से, एंड उनको लोन भी दे दिया गया, ग्रांट कर दिया गया लोन। ओके, no officials of the bank ever examined whether or not the company has called up general meeting or whether pass resolution or not. Okay, बच्चों लोगों, आपको मैंने पढ़ाते वक्त कहा था कि इतना पॉइंट आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम क्या प्रिजम्पशन लेकर के चलेंगे। इंटरनल कंडीशंस पूरी करनी थी, बैंक वालों ने चेक नहीं किया और लोन दे दिया है, आप सब जानते हो। जैसे ये लाइन आप पढ़ रहे होंगे आपके दिमाग में इमीडिएटली आ जाना चाहिए, यस सर इट इज अ मैटर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बराबर, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यस सर ये तो इंडोर मैनेजमेंट है सर, बैंक को देखने का जरूरत नहीं है कि आपने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया। बाद में पता लगा कि रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या कंपनी और बैंक के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या, तो बहुत सीधा सा है, क्लियर बोल दिया, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद कंपनी टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। सबको देखना चाहिए और मान के चलेंगे कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया, लेकिन इसका एक्सेप्शन इंडोर मैनेजमेंट कहता है इंटरनली क्या हुआ वो हमको देखने का जरूरत नहीं है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉइड वाले केस का रेफरेंस भी हमने बच्चों को यहाँ पे दे दिया है। फिर हमने क्वेश्चन समझा दिया। फाइनल आंसर, द ऑफिसर्स ऑफ द बैंक ग्रांटेड लोन टू द कंपनी व्यू दैट द कंपनी हैज कंप्लीटेड नेसेसरी प्रोसीजर। आपने कर लिया होगा और यहाँ पे इनको देखने का जरूरत नहीं है। The bank cannot have the knowledge of internal affairs of the company. There is a valid contract of loan between bank and company. मैंने आपको लिखवा भी दिया था कि जिधर इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा उधर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होने वाली है, तो यहाँ कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। बराबर, बहुत क्लियर। नेक्स्ट पे आए बच्चे लोगों, 17 क्वेश्चन देखिए। अ कंपनी विच एज पर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज would run a business of manufacturing of shoes. Okay, its director enter a contract with JS Trader for import of machinery required to start mineral water. क्या बात है, कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉस परमिट करता है शूज का और इनके डायरेक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मिनरल वाटर का। एज पर कॉन्ट्रैक्ट जेएस ट्रेडर सप्लाई द मशीनरी टू द कंपनी और पेमेंट मांगा। ओके, जेएस ट्रेडर ने मशीनरी भिजवा दिया और उसका पेमेंट मांगा। Meanwhile, one of the shareholder has raised objection. एक शेयर होल्डर ने वहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि ये जो काम है ये कंपनी के ऑब्जेक्ट लॉस के बाहर का है। तो आपसे पूछा बताओ भाई कंपनी का क्या लायबिलिटी है, बच्चे लोगों को क्लियर पता लग रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ अल्ट्रा वायरस पर्पस, है ना। देखें,
The memorandum shall state the object clause, the object for which the company is proposed to be incorporated or subsidiary matter. इन कॉन्सिक्वेंसेज जो भी काम इससे बाहर किए जाएंगे वो होंगे अल्ट्रा वायरस, जो होंगे एब्सोल्युटली वॉइड। फिर यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझा दिया जैसा आप लोग हमेशा समझते हैं। फाइनल आंसर देखना बच्चे लोगों, फाइनल आंसर है hence starting mineral water does not fall within the object clause of the company. This is ultra virus, बिल्कुल, क्योंकि मेन बिजनेस आपका शू मैन्युफैक्चरिंग का है। Therefore the company is under no obligation to pay for machinery purchased by its director. अब आपको ये कहीं लिखना नहीं है इसके अंदर कि उनको रेस्टिट्यूशन लगेगा और सर मशीनरी वापस करना पड़ेगा या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। जितना क्वेश्चन पूछा है पेमेंट के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाली है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ एब्सोल्युटली वॉइड एब इनिशियो अल्ट्रा वायरस। यही आपको आंसर में इस तरह से ड्राफ्ट कर रहा है, जितना पूछे उतना आंसर देना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्लियर पता लग रहा है अल्ट्रा वायरस है। नेक्स्ट पे आ जाऊं। MLM लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, हैज नो ब्रांच इन इंडिया। यूएसए का एक कंपनी, इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इंडिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है वो वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन। कंपनी एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड और गुड्स जो है वो डिस्पैच होते हैं कोरियर के थ्रू टू द प्लेस ऑफ कस्टमर्स इन इंडिया। ओके, क्या इस MLM लिमिटेड को हम एक फॉरेन कंपनी की तरह से मान सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, अब फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पे आए तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 कहता है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर है, इसका है। बिजनेस प्लेस इंडिया में हो, चाहे एजेंट के थ्रू हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो और कोई एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से है ना भाई, इनका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तो दे ही रहे हैं, तो बिल्कुल इस पर फॉरेन कंपनी के रूल लगने चाहिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन समझा दिया। दो MLM लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, ओके, डज नॉट हैव फिजिकल प्लेस बिजनेस इन इंडिया। लेकिन अभी आज के टाइम पे फिजिकल प्लेस का जरूरत भी नहीं है। Does a business place in a form of electronic platform its website in India? आपने वेबसाइट इंडिया में बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो, तो बट ऑब्वियसली इट इज अ फॉरेन कंपनी, आप पर फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों हमारा मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पे, और बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आया तो बहुत धमाका मच गया इस क्वेश्चन से, क्योंकि मैक्सिमम आंसर्स हमारे रॉन्ग थे, लेकिन आईसीए का एक अपना ओपिनियन था, तो उसी बेस पर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट साइटली ये क्वेश्चन सबसे जो है वो गलत होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट साइटली इस क्वेश्चन को देखते ही हमारा दिमाग जाता है इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस के ऊपर, जो हमारा नेग्लिजेंसी वाला मैटर था, बिल्कुल उस पर यह मैटर जाएगा, चेक कर दें। लेकिन एक्चुअल क्या पोजीशन होगी वो भी डिसाइड करेंगे। मिस्टर एक्स हैज परचेज सम गुड्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का वाज अलाउड टू मिस्टर एक्स, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया गया था। ड्यू डेट से पहले मिस्टर एक्स जो है वो कंपनी के अंदर पहुंच गया एंड वांटेड टू रीपे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, पैसा वापस करना चाहता है। ही फाउंड, लेकिन वहां उसको मिला सिर्फ मिस्टर जेड। अब जेड कौन है? फैक्ट्री का सुपरवाइजर है और कोई भी वहां पे उस वक्त अवेलेबल नहीं है। जेड टोल्ड गया, मतलब जेड टोल्ड मिस्टर एक्स दैट द अकाउंटेंट एंड द कैशियर वर ऑन लीव, कि भाई अकाउंटेंट साहब भी छुट्टी पे है, कैशियर भी नहीं है, तो ही इज इंचार्ज ऑफ रिसीविंग मनी। सो वहां पैसे लेने के लिए वो इंचार्ज है और फैक्ट्री सुपरवाइजर है वो। ही में पे द अमाउंट टू हिम, तो आप मुझे पे कर सकते हैं। और मिस्टर जे ने बाकायदा उसको एक रिसिप्ट इशू किया है अंडर हिज सिग्नेचर। क्लियर? 2 महीने बाद एबीसी लिमिटेड ने एक नोटिस इशू किया मिस्टर एक्स को कि भाई आपका हमको पेमेंट मिला ही नहीं है, जो भी स्टिपुलेटेड पीरियड आपको 1 महीने का दिया था उसमें आपने पेमेंट किया नहीं, तो गलत है। अब 2 महीना बीत चुका है। मिस्टर एक्स ने इन्फॉर्म किया कि वो ही हैड ऑलरेडी क्लियर द ड्यूज, वो पैसा दे चुके हैं। अच्छा, किसको दिया था? उस बंदे को, जेड को, जो वहां पे मिला था। ही इज नो मोर रिस्पॉन्सिबल टू द सेम। उसने ऑल्सो कहा कि मिस्टर जेड इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, भाई आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं जिसको उसने पेमेंट किया है, बराबर। एंड बीइंग एन आउटसाइडर, एक आउटसाइडर होने की वजह से ही ट्रस्टेड द वर्ड्स ऑफ मिस्टर जेड, उसने जेड की बातों पर भरोसा किया। एज ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ जॉब ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। भाई मैं उस पर, उसने कहा कि भाई पैसा लेने के लिए मैं ही यहाँ पे एलिजिबल पर्सन हूं, तो मैं तो उसकी बात पे भरोसा करूंगा ना। अब आपने उसको ये काम दिया था, नहीं दिया, ये आप जानो वो जानो, ये मुझे चेक करने का जरूरत नहीं है। आपको बोला सिचुएशन को एनालाइज करो, डिसाइड करो क्या एक्स यहाँ पे लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा क्या। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही सबके दिमाग में थॉट आया कि सर हमने आनंद बिहारी वाला केस किया था, सर आपने उसको एग्जाम्पल दिया था कि एक पर्सन आके कहता है कि मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ, सॉरी सीएफओ हूँ, और अभी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे पैसा लेना है, और वो लेकर के भाग जाता है, हालांकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय होता है। तब तो हमने कहा था कंपनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। सर तो यहाँ पे भी बोलो कंपनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल और मिस्टर एक्स फ्री नहीं हुआ है, इनको फिर से पैसा देना पड़ेगा।
देखिए बच्चे लोगों, दोनों सिचुएशन में बहुत फर्क है। मेरे उस एग्जाम्पल के अंदर एक पर्सन ने खुद ने कांटेक्ट किया था थर्ड पर्सन के साथ में, यानी मेरे साथ में, और मुझे कन्विंस किया था कि वो उस कंपनी के अंदर इस एलिजिबल पोस्ट पर है। यहाँ सबसे बड़ा चेंज ये है कि मिस्टर एक्स जो है वो खुद कंपनी में गए हैं और वही कंपनी में एक पर्सन उनको मिलता है और ये श्योर है कि वो बंदा फैक्ट्री सुपरवाइजर है। ठीक है, अच्छा, बट ऑब्वियस बाकी लोग, उसने झूठ बोल दिया छुट्टी पे है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पता लग रहा है कि वो सच में छुट्टी पे है, क्योंकि क्लियर बोल दिया ही फाउंड ओनली मिस्टर जेड देयर। तो ऐसे में जब कोई वहां पे नहीं है, सब छुट्टी पे, और एक बंदा ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे इंचार्ज हूं, मैं पैसा ले सकता हूं, और बाकायदा रिसिप्ट इशू कर रहा है, तो उस पर भरोसा करना बनता है। अब आपने उसको एक काम दिया था, नहीं दिया था, एक कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट है, और एक बार एक्स ने पैसा दे दिया तो अभी एक्स रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है ना। आओ चेक करते हैं। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर का एक्सेप्शन वाला पॉइंट नहीं जाने वाला। देखो, इंडोर मैनेजमेंट कहता है कंपनी इज लायबल, एक्सेप्शन कहता है कंपनी इज नॉट लायबल। यहां फिर से कंपनी इज लायबल, लायबल का मतलब एक्स ने पैसा चुका दिया, यही माना जाएगा कंपनी को चुकाया। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बच्चे लोगों इंडोर मैनेजमेंट पूरा समझा दिया है और ये भी बता दिया भाई कैसे बाउंड है, पूरा का पूरा। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइट का नाम हमने दे दिया, सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन देखो, इन द गिवन क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया कि उसको रिसिप्ट वगैरह इशू किया गया, हेंस मिस्टर एक्स विल बी फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी। ये एक्सेप्शन का पॉइंट नहीं है, इंडोर मैनेजमेंट का पॉइंट है। आउटसाइडर हैव राइट टू टेक बेनिफिट दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन फुलफिल्ड। भाई आउटसाइडर को हमने यहाँ बेनिफिट दिया है, हम मान के चलेंगे कि उसको राइट रहा होगा, कंप्लायंस आपने किया होगा, तो एक्स विल बी फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एज ही हैज पेड द एम्प्लॉय ड्यू टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। आपने कंपनी के एम्प्लॉय को पैसा दिया, और सबसे बड़ी बात, वो बंदा बाहर नहीं आया है। मेरे जो एग्जांपल्स थे या जो अपन ने जो केस पढ़ा था, यहाँ पे ये पर्सन खुद कंपनी में जा रहा है, वहां एक पर्सन आपको मिलता है, रिसिप्ट इशू करता है, बाकी के लोग आपको नहीं मिलते हैं। तो इतनी सारी चीजें एक्स को फेवर करेंगी, पर एक्स यहाँ पे लायबिलिटी से फ्री माना जाएगा बच्चे लोगों, वापस से उसको पेमेंट नहीं करना रहेगा, बराबर। तो ये पेमेंट कंपनी को ही किया हुआ पेमेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट वाला हमारा जो पॉइंट है कि हम प्रेजम्पशन लेके चलेंगे कि उसको पावर दिए होंगे भाई कंपनी ने, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है और आपके सामने मैंने इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर रख दिया। ये आंसर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है, तो ये अपना मेन आंसर यहाँ पे रहने वाला है, आप लोग ध्यान रखिए। चलिए जी, तो ये सारी बातें हुई हमारी कंपनीज एक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चे लोगों, इन सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, जो हम और भी करने वाले हैं, और ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लॉ विद जयेश भंडारी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो बिल्कुल आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, और भी सारे वीडियोस, रिवीजन वीडियोस के जो लिंक है, उसके अलावा जो रिवीजन नोट्स हमारे रहेंगे, वो सब भी आपको वहीं पर अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बात थी। ओके बच्चे लोगों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को आज की बधाई धनतेरस की, और दीपावली आने वाली है, तो तब तक हो सकता है हमारी फिर एक आध बार मुलाकात हो जाए, नहीं तो आप लोगों के लिए दीपावली की भी एडवांस बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। खूब अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, तैयारी करिए। ओके बच्चे लोगों, बाय, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर।